नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का जो लास्ट पार्ट है सड़क सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न, उनको करेंगे। जैसे पहला प्रश्न, शराब का सेवन वाहन चालन क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि शराब के सेवन से वाहन चालन क्षमता प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है? शराब के सेवन से मानसिक प्रक्रिया को मंद करता है और मानसिक प्रक्रिया जब मंद हो जाएगी तो वाहन चालन क्षमता भी घट जाएगी। यह बौद्धिक क्षमता और शारीरिक समन्वय को भी प्रभावित करता है। बौद्धिक मतलब मानसिक से ही संबंधित है और शारीरिक समन्वय हमारा जो मस्तिष्क है उसका शरीर के अंगों पर जो नियंत्रण है, समन्वय है, वो बिगड़ जाता है। इसका प्रभाव से गति व दूरी संबंधी निर्णय लेने की क्षमता दुर्बल हो जाती है। हम यह नहीं जान पाते हैं कि अमुक वाहन किस गति से आ रहा है और वो कितनी दूरी पर है। दृष्टि बाधित होने से दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 185 का वर्णन कीजिए। तो इसका संभावित उत्तर, इस अधिनियम के अनुसार अल्कोहल का प्रयोग करने पर ड्राइवर को 2000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की सज़ा का प्रावधान है। इस अपराध को 3 वर्ष के भीतर दोहराने पर कारावास की अवधि 2 वर्ष और जुर्माना 3000 तक बढ़ाया जा सकता है। ये नियम में अब बदलाव आ गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर धारा 185 के तहत पहले 2000 रुपये का जुर्माना था, जो अब 5 गुना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। क्या कुछ दवाइयाँ भी वाहन चालक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं? अगर ऐसा है तो कुछ दवाइयों के नाम बताइए। जुखाम है, खांसी है या डिप्रेशन, अवसाद में प्रयोग आने वाली जो भी दवाइयाँ हैं वो वाहन चालक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और इन दवाइयों में अल्कोहल होती है। इनका सेवन से नशा होता है और नींद आती है और इस स्थिति में हमें वाहन नहीं चलाना चाहिए, जैसे बेनाड्रिल, कोरेक्स, एल्प्रेक्स, स्नीजर आदि। शराब के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? कुछ तत्काल प्रभाव हैं, कुछ दीर्घकाल प्रभाव हैं। इनको इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। इन्हें आप स्वयं कर सकते हैं ताकि आपको शराब के प्रभाव के बारे में पता चल सके। श्वसन विश्लेषक ब्रेथ एनालाइजर यंत्र क्या होता है, समझाइए। श्वसन विश्लेषक यंत्र द्वारा वाहन चालकों के रक्त में अल्कोहल सांद्रता ज्ञात की जाती है। संभावित शराबी वाहन चालक द्वारा इसमें फूंक दिलवाई जाती है। जैसा चित्र में देख रहे हैं कि वाहन चालक उस यंत्र की नली में फूंक दे रहा है।
इससे यह अल्कोहल की सांद्रता की गणना कर प्रदर्शित करता है। यदि यह निर्धारित सीमा 30 mg से अधिक है तो वाहन चालक को दंडित किया जा सकता है। वाहन चालकों पर अल्कोहल के सेवन के दुष्प्रभाव बताइए। अल्कोहल के सेवन से लिवर खराब हो जाता है और पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है यानी कमज़ोर पड़ जाती है। इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं, जिससे मानसिक प्रक्रिया मंद हो जाती है। व्यक्ति के सोच और कार्य प्रदर्शन में कमी आती है। यह बौद्धिक क्षमता और शारीरिक समन्वय को प्रभावित करता है, यानी मानसिक तौर पे निर्णय नहीं ले पाता है और शारीरिक जो अंग हैं एक दूसरे के समन्वय में, मान लो जैसे कोई हमें जीव दिखाई दे गया तो हमारे आँखों से दिखाई दिया है या कानों से आवाज़ सुनाई दी है तो हमारे हाथ स्वतः ही ब्रेक पर चले जाते हैं, गाड़ी बाईं तरफ हो जाती है। तो ये अंगों का समन्वय है, ये स्थापित नहीं हो पाता है। इसके प्रयोग से गति और दूरी संबंधी निर्णय की लेने की क्षमता दुर्बल हो जाती है। हम सामने से आ रहे वाहन या हमारे वाहन की गति को अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, दूरी का भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। दृष्टि बाधित होने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। यह संतुलन और समन्वय को दुर्बल करती है, नियंत्रण नहीं रहता है, जिससे चालक की गति और दूरी का अंतर स्पष्ट नहीं होता है और बार बार चक्कर आते हैं। ऐसी नींद और आलस का बोध होता है। इसके कारण चालक वाहन पर अपना नियंत्रण खो देता है और दुर्घटना हो जाती है। ये कुछ अल्कोहल के सेवन के दुष्परिणाम हैं जो वाहन चालकों को महसूस किए जाते हैं। सड़क सुरक्षा जीवन कार्यशैली के बारे में है। कुछ बातें, रात्रि में या कम दिखाई देने की स्थिति में वाहन चालक को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय दुर्घटना की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दृष्टि दोष जैसे मोतियाबिंद है या रतौंधी है, रतौंधी मतलब रात में न दिखना, और मोतियाबिंद इसके ऊपर एक परत आ जाती है हमारी लेंस के ऊपर, जिसके कारण दिखाई देने की क्षमता कम हो जाती है और रात में अगर ऐसी कम हो गई है तो हमारे लिए हम नुकसान हो सकता है। अत्यधिक तेज़ हेडलाइट भी आँखों को प्रभावित करती है। आप देखते होंगे कि आजकल जो तेज पुंज हाई बीम का लोग प्रयोग करते हैं शहरों के अंदर भी, उससे जो तेज़ लाइट आ रही है उससे चकाचौंध होती है और सामने वाले को दिखना बंद हो जाता है। वाहन चालक को रात्रि में ड्राइविंग करने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जो निम्न हैं। रात्रि में वाहन को धीमी गति से चलाना चाहिए। कम दृश्यता के दौरान, जैसे कोहरा है या धुंध है, तो उस स्थिति में अपनी हेडलाइट्स को जला लें, फॉग लैंप का इस्तेमाल करें और आवश्यक हो तो डिपर का भी प्रयोग किया जाए। 4 पहिया वाहन में विंड स्क्रीन साफ़ होनी चाहिए। जो आगे कारों के और बसों के आगे जो कांच लगा होता है उसको विंड स्क्रीन बोलते हैं। अगर उस विंड स्क्रीन पे गंदगी होगी तो हमारे को सामने का सही दिख नहीं पाएगा, जिससे दुर्घटना की संभावना रहेगी। ओवरटेकिंग के समय और मोड़ पर मुड़ते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर जब रात्रि में ड्राइविंग करते हैं तो ओवरटेकिंग करते समय या मुड़ते समय ही दुर्घटना होती है।
ओवरटेकिंग क्या होती है? आप देख रहे होंगे चित्र के अंदर, ओवरटेकिंग का अर्थ है एक गाड़ी से को तेज़ गति से चलाकर दूसरी गाड़ी से आगे निकलना। एक गाड़ी को तेज़ गति से चलाकर दूसरी गाड़ी से आगे निकलना। अगर आपके सामने कोई ऐसी गाड़ी जा रही है जिसकी स्पीड आपकी गाड़ी से 5 या 6 किलोमीटर घंटा ज़्यादा ही है, तो ऐसी गाड़ी से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ओवरटेकिंग में ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है कि सामने से आ रही गाड़ी से आपकी दुर्घटना हो जाए। ओवरटेक करने का मतलब है कि आप ज़्यादा गति से वाहन चलाएं और यह एकदम सुरक्षित नहीं है। अब देखो, आप अगर धीमे धीमे उससे निकल रहे हैं आगे तो भी नुकसान है, और ज़्यादा तेज़ी से करेंगे तो हो सकता है कि आप घबराहट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। तो आराम से ड्राइविंग करनी चाहिए और जब सुरक्षित हो तभी ओवरटेकिंग करनी चाहिए। वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय आंख संबंधी किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? वाहन चालक में निम्नलिखित दोष नहीं होने चाहिए, और वो दोष क्या क्या हैं जो नहीं होने चाहिए उनमें जैसे पहला, उसको रतौंधी नहीं होनी चाहिए। रतौंधी यानी रात में उसको दिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, वाहन चालक को रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, यानी उसको रात में कलर, मामूली से अंतर वाले कलर भी साफ दिखने चाहिए। अगर वो नहीं देख पाता है तो उसको वर्ण अंधता या रंग अंधता है। इसी तरह से तीसरा, उसे मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए। मोतियाबिंद एक बीमारी होती है, लेंस के ऊपर एक पतली परत आ जाती है जिसके कारण दिखना बंद हो जाता है। इसी प्रकार वाहन चालक को किसी भी प्रकार का नेत्र दोष नहीं होना चाहिए। तो ये बातें वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय देखी जाती हैं। खतरे के संकेत लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? जैसे यहाँ स्टॉप लिखा हुआ है और स्टॉप के चारों ओर लाल रंग रखा गया है। लाल रंग का प्रकीर्ण का मतलब होता है फैलना, कम होता है। लाल रंग कम फैलता है, अन्य रंग ज़्यादा फैलते हैं। चूँकि इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, अतः इस रंग को दूर से देखने पर भी तीव्रता में इसकी तीव्रता कम नहीं होती है, उतना ही तीव्र दूर से दिखाई दे जाता है। फैलता कम है और इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, तो दूर से ये दिखाई दे जाता है। यही कारण है कि खतरे के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं। घने कोहरे में ड्राइविंग करते समय वाहन चालक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोहरे की स्थिति है तो कोहरे की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? वाहन चालक को निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। घने कोहरे में वाहन की हेडलाइट पर पीला कागज, सेलोफेन पेपर आता है, उसको सेलो टेप से चिपका दें या फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। वाहन की गति को धीमा रखा जाए, तेज़ी से वाहन न चलाएं। वाहन चालक को अपने वाहन की विंड स्क्रीन ठीक प्रकार से साफ़ करके चलाना चाहिए। उसके जो आगे का कांच है उसको साफ़ कर लें ताकि दृश्यता जितनी भी है वो बनी रह सके। कम दृश्यता में कोहरा प्रकाशक यानी फॉग लैंप
और डिपर का प्रयोग करना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय आँख की जांच महत्वपूर्ण क्यों है? बताया था पहले। ड्राइविंग के लिए स्वस्थ आँखों और अच्छी नज़र का होना अति आवश्यक है, ताकि हम दूर की वस्तुओं को भी बहुत पहले से नोट कर सकें। यदि कोई व्यक्ति रतौंधी या कम नज़र से पीड़ित है तो उसके द्वारा रात्रि में ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता है। आँखों की दृष्टि से संबंधित कोई भी रोग होने से वाहन चलाने में दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। अतः ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय आँखों की जांच महत्वपूर्ण है। नियंत्रण एवं समन्वय, इसके अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन की समस्त गतिविधियां जैसे घूमना है, खेलना है, खाना है, कार्य करना में नियंत्रण और समन्वय आवश्यक है। उसी तरह ड्राइविंग में भी शरीर के सभी अंगों का समन्वय और नियंत्रण आवश्यक है। अगर हमारे मस्तिष्क हमारे शरीर के अंगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है या हमारे सभी अंग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो समन्वय का अभाव हो जाएगा। हमारी ड्राइविंग बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, जैसे थकावट। अगर थकावट है तो दुर्घटना की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। बिना इच्छा के किया गया कार्य, मान लो हम कहीं चले गए और हमें लौट रहे हैं, हमें नहीं इच्छा कर रही है ड्राइविंग की और फिर भी कर रहे हैं, या अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन कर लिया है तो हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल हट जाता है। मानसिक स्थिति कि हम टेंशन में हैं, तनाव की स्थिति में हैं या डिप्रेशन के शिकार में हैं, या हम अपने वाहन में तेज़ म्यूजिक चला रहे हैं, तो ये सब हमारी ड्राइविंग को प्रभावित करती है। मानव शरीर का सबसे कोमल अंग है मस्तिष्क, और इसकी सुरक्षा के लिए जब भी 2 पहिया वाहन वाले हैं उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए। और इसी प्रकार कार में जब अपन बैठ के ड्राइविंग करेंगे तो हमें बेल्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। दुर्घटना के कारण व्यक्ति का संपूर्ण परिवार पर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसको हम आगे देखेंगे। मस्तिष्क को संतुलित करके बिना अल्कोहल का सेवन किए सड़कों के नियम का पालन करते हुए दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत थे। इन्हीं पर अब आगे के प्रश्न होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति को तत्काल मदद करनी चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। ड्राइविंग के दौरान सेल फोन यानी मोबाइल का प्रयोग कानूनी प्रतिबंध क्यों है? ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करने से वाहन चालक का ध्यान दूसरी ओर चला जाता है, जिससे उसका स्टीयरिंग, कार में स्टीयरिंग होता है, पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। इसके कारण दुर्घटना हो सकती है। अतः ड्राइविंग के दौरान सेल फोन का प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध है। ड्राइविंग के दौरान सेल फोन या मोबाइल का प्रयोग करने पर दंड का क्या प्रावधान है? मोटर वाहन कानून 1988 के अंतर्गत उसकी धारा 184 में ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग पर 6 माह का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, जो कि अब बढ़ा दिया गया है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। सब जो भी जुर्माने थे पहले वाले, अब उनको लगभग 5 गुना कर दिए गए हैं।
सड़क दुर्घटना में किस किस प्रकार की चोट लग सकती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सड़क दुर्घटना में निम्न तरह की चोटें लग सकती हैं। सिर पर चोट लग सकती है अगर हेलमेट नहीं पहना है तो, और सिर की चोट सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। रीढ़ की हड्डी की चोट लग सकती है, इससे हमारे पूरे शरीर का जो नियंत्रण है वो बिगड़ जाता है। हड्डी टूट सकती है, शरीर का कोई अंग कट सकता है, जल भी सकता है, या अंग विच्छेद होना। ये कुछ प्रकार की चोटें हैं जो सड़क दुर्घटना में प्राय देखी जाती हैं। फर्स्ट एड किट प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या सामान आवश्यक है? आजकल जो वाहन जब हम नए लेने जाते हैं तो उसके साथ फर्स्ट एड किट मिलती है, और उसमें निम्नलिखित सामग्री होती है। रुई होती है, पट्टियाँ होती हैं, डिटॉल या अन्य एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, बीटाडाइन और अन्य घाव नाशक क्रीम होती है, कैंची होती है, दर्द की गोलियां होती हैं। दुर्घटना के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? दुर्घटना से जनहानि हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, ये सबसे बड़ी हानि है। दुर्घटना में व्यक्ति विकलांग हो सकता है, उसका कोई अंग काम करना बंद कर सकता है, अंग विच्छेद भी हो सकता है। इलाज में काफ़ी पैसा खर्च होने से परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। परिवार में कमाने वाले सदस्य के साथ दुर्घटना होने पर पूरे परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये दुर्घटना के दुष्प्रभाव के अंतर्गत आता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अपने आप को दोषी भी बाद में महसूस करता है। जब हमारा एक्सीडेंट किसी वाहन से हो जाता है तो हमें लगता है कि शायद हमने कोई गलती करी है, तो इस तरह की भी उसको दोष महसूस होता है। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन में यात्रा करते समय क्या शिक्षा देनी चाहिए? क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं और जब वो वाहन में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। तो बच्चे को पीछे वाली सीट पर अकेले नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकता है कि दरवाज़ा खोल सकता है, या खिड़की में से अपना हाथ बाहर निकाल सकता है, या अपना शरीर का कोई अंग बाहर निकाल सकता है। तो उसको पीछे अकेले नहीं बैठने देना चाहिए, उसके साथ कोई ना कोई वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। बच्चे को वाहन चालक की सीट के बगल वाली सीट में सीट बेल्ट बांधकर बैठाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये दुर्घटना जैसे संभलने की क्षमता कम होती है तो उछल सकता है बच्चा, इसलिए सीट बेल्ट का वो प्रयोग करें। बच्चे को बतलाना चाहिए कि वह अपने शरीर का कोई भी अंग वाहन, कार है, बस है, से बाहर ना निकालें। अगर निकालते हैं तो इसमें कई बार नुकसान हो सकता है। यदि संभव हो सके तो अन्य सदस्य को साथ में लेकर चलना चाहिए, जो बच्चे को संभाल सके, जो बच्चे को बार बार समझा सके, है ना। बच्चे पे गुस्सा नहीं करें, उसको प्यार से समझाना चाहिए। यहाँ पर देखें, एक मैडम अपने बच्चे को डांट रही है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बच्चों को प्यार से बैठकर समझाना चाहिए। सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? ये आप कुछ उत्तर दे सकते हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखकर खुद का कंट्रोल करें। सामने वाला नियंत्रित होगा या नहीं होगा उस पर ध्यान ना दें, खुद पर नियंत्रण रखें। अन्य ड्राइवरों के साथ मानसिक संतुलन रखें। हम क्या करते हैं, जब सामने वाले से या तो होड़ा होड़ी में तेज़ वाहन चलाने लग जाते हैं या गाली गलौज कर देते हैं, तो इस प्रकार के जो गतिविधि है वो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है। सड़क के नियमों का पालन करें। सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण किया जा सकता है। ये कुछ बातें हैं जिन्हें हम प्रयोग में लाएं। गाली गलौज नहीं करें, होड़ा होड़ी नहीं करें, या
स्वैप पर नियंत्रण करें, सड़कों के नियमों का पालन करें। गोल्डन आवर, सुनहरा घंटा क्या है? दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत विशेष समय अवधि, वो विशेष समय अवधि है 60 मिनट। पहले जो 60 मिनट हैं, जैसे दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के बाद जो 60 मिनट हैं, उसके अंदर अगर उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दें तो वो गोल्डन आवर का समय कहलाता है। और वह समय है जिसके अंतर्गत सहायता मिल जाने पर घायल की जिंदगी को बचाया जा सकता है। सड़क पर दुर्घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्ट 1989 के तहत दुर्घटना के दौरान किसी भी की जीवन रक्षा के लिए कोई भी कानूनी अड़चन नहीं हो सकती है। मतलब सड़क दुर्घटना हो गई है तो हमें पहले, इस नियम से पहले हमें पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, एफआईआर दर्ज करानी पड़ती थी, फिर अस्पताल में भर्ती कर पाते थे। लेकिन अब हम डायरेक्ट ही अस्पताल जा सकते हैं, किसी प्रकार की कानूनी अड़चन अब नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर अस्पताल पहुंचा सकता है। पहले लोग पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से डरते थे, इसलिए उसको अस्पताल नहीं ले जाते थे। तो हमें सबसे पहले उसको अस्पताल ले जाना है। पुलिस आपसे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करेगी। पुलिस पूछ लेती थी कि आपने कहाँ पर देखा, और इस तरह से पुलिस परेशान करती थी, तो वो अब प्रश्न नहीं करेगी। डॉक्टर दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति का तुरंत इलाज कर उसकी जीवन की रक्षा करेंगे। तो ये सड़क दुर्घटना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। भारत में अधिकांश दुर्घटनाएं वाहन चालकों की गलती से होती हैं। उनके द्वारा की गई प्रमुख गलतियों को लिखिए। वाहन चालक द्वारा प्रायः निम्नलिखित गलतियां की जाती हैं: शराब, मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन चलाना, अत्यधिक थकान होने पर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वैध गति से अधिक तेज़ गति से वाहन चलाना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर जगह एक गति सीमा लिखी होती है। जैसे शहरों के अंदर 20-25 ही किलोमीटर प्रति घंटा की है, लेकिन हम शहरों के अंदर भी 50 पे गाड़ी चला देते हैं, तो वो वैध गति नहीं है, वो हम तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं। वाहन में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ का होना या ओवरलोडिंग, जैसे वाहन की क्षमता मोटरसाइकिल की 2 है और हम 3 बैठा लें, या कार की क्षमता 4 की है और हम 6 बैठा लें, तो ये ओवरलोडिंग कहलाती है, क्षमता से ज़्यादा भीड़ को बैठाना। कई रातों तक वाहन चलाना और जिसके कारण नींद पूरी ना होना, तेज़ आवाज़ में संगीत चलाना, गलत ओवरटेकिंग करना गलत तरीके से। जैसे हमें जब भी ओवरटेकिंग करनी होती है तो दाईं तरफ से करनी होती है, लेकिन हम बाईं तरफ से भी ओवरटेकिंग करते हैं, जो कि गलत है। यातायात संकेतों को नज़रअंदाज करना, जो संकेत लिखे हुए हैं, कहीं हॉस्पिटल का लिखा है, कहीं हॉर्न ना बजाना है, कहीं पर गति सीमा लिखी हुई है, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे भी दुर्घटना हो जाती है। अगला प्रकाश का पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत वाहन के हेडलाइट में कैसे दर्पण प्रयोग में लेते हैं, या वाहन की हेडलाइट में कैसे दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों। ये हेडलाइट है, इसमें एक बल्ब है, तो वाहन की जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण दिखाए रहे हैं चित्र में, और जो बल्ब लगा होता है वो इस दर्पण के फोकस पे लगा होता है। तो जब भी फोकस से अवतल दर्पण पर जो किरणें पड़ेंगी तो वो आगे समांतर हो जाएंगी। समांतर किरणें लंबी दूरी तक चली जाती हैं, जिससे हमें काफ़ी दूर तक का साफ दिखाई दे जाता है। अवतल दर्पणों में वाहन की हेडलाइट में प्रयोग से समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त हो जाता है, जिससे दूर तक का साफ देखा जा सकता
है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे का दृश्य रियर व्यू देखने में क्यों करते हैं? आपने देखा होगा हमारे वाहनों में कांच लगे होते हैं, जिन कांचों से हम पीछे का देख पाते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ड्राइवर उत्तल दर्पण की सहायता से अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। उसको बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो भी दुर्घटना हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि वो शीशे के अंदर, कांच के अंदर जो दर्पण प्रयोग हो रहा है, उत्तल दर्पण, उसमें देखकर वो पीछे के आने वाले वाहनों को और ट्रैफिक को ध्यान में रख सकता है और अपनी ड्राइविंग कर सकता है और सुरक्षित रह सकता है। ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए और क्यों, स्पष्ट कीजिए। इसके अंतर्गत आप देखिए यहाँ पर अपनी जो मोटरसाइकिल, कार है, उसमें लाइटें दो प्रकार की होती हैं। एक लाइट होती है थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है। ये लाइट हमें शहर में प्रयोग करनी पड़ती है। ड्राइवर को रात्रि में कम तीव्रता वाला प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए। कम तीव्रता वाले प्रकाश पुंज का प्रयोग करने से सामने से आ रहे वाहन के ड्राइवर की आंख में चकाचौंध नहीं होती है और उसे स्पष्ट दिखाई देता है। मान लो हम हाईवे पे भी चल रहे हैं या शहर में चल रहे हैं। शहर में तो अपने को कम तीव्रता वाला प्रकाश करना ही है, लेकिन हाईवे पे चल रहे हैं और सामने से कोई ट्रक या कोई कार आ रही है तो हमें हमारा जो प्रकाश का जो तीव्रता है वो कम कर लेनी चाहिए, यानी नीचे की तरफ कर लेनी चाहिए, ताकि उस वाहन वाले को चकाचौंध, आंखों में चकाचौंध ना हो और वो उसको रास्ता दिखाई देता रहे। तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग कहाँ और क्यों करना चाहिए? अब देखो तेज, इसके अंदर आप देखोगे जो इस तरह का बटन है हमारे वाहन में, उसमें सीधी है, मतलब झुकी हुई नहीं है। उसका प्रयोग हमें कहाँ पे करना चाहिए? तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग राजमार्गों पे, हाईवे जो होते हैं उन पे करना चाहिए, ताकि हम दूर की वस्तुओं को पहले से ही, अग्रिम मतलब पहले से ही देख सकें, क्योंकि हमारे को वहाँ पर हमारे वाहन की स्पीड कुछ ज़्यादा होती है और हमें रात में दूर तक का साफ दिखाई देना चाहिए, इसलिए वहाँ पर करना चाहिए। जबकि शहरों के अंदर हमें कम प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए। आपातकालीन वाहनों के फ़ोन नंबर बताने हैं यहाँ पर, इमरजेंसी कॉलिंग करी जा सके तो इसके अंदर स्थानीय पुलिस का 100, अग्निशमन फायर ब्रिगेड का 101, एम्बुलेंस का 102, मेडिकल, पुलिस, अग्निशमन, आपातकालीन सेवा का 108। विद्युत, इसमें सबसे पहले हम सार को देखेंगे। किसी भी ऑटोमोबाइल के लिए विद्युत धारा का स्रोत बैटरी होता है। ऑटोमोबाइल का मतलब जो अपने आप चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, तो इसमें जो भी बिजली मिलती है तो वो बैटरी से मिलती है। जो वाहन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि बैटरी कौन सी लगाएंगे। वाहन को, इंजन को स्टार्ट करने में, हॉर्न बजाने में, बल्ब जलाने में या खिड़कियों को बंद करने में, कार की खिड़कियों को बंद करने में बैटरी का प्रयोग लेते हैं। और ये बैटरी डिस्ट धारा उत्पन्न करती है। हमारे घरों में जो आती है वो प्रत्यावर्ती धारा आती है, ये डिस्ट धारा है। सर्दियों के दिनों में मोटरसाइकिल या कार स्टार्ट करने में कठिन क्यों हो जाता, ये पूछ रहा है। तो सर्दियों के दिनों में तापमान घट जाने के कारण बैटरी के अंदर विद्युत अपघट्य, जो उसमें पदार्थ भरा हुआ है, का प्रतिरोध, या हम उसको कहते हैं बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बढ़ जाता है, जिससे धारा का मान कम होता है। जब धारा कम होगी तो हमारे को जो वाहन है हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, शुरू नहीं कर पाएंगे। कार की बैटरी को अधिक समय तक चलाने के लिए क्या क्या सावधानी आवश्यक है?
कार की बैटरी या मोटरसाइकिल की बैटरी एक ही बात है। बैटरी को उचित समय पर पानी डाला जाए। पहले ये इस प्रकार की बैटरी आती थी, उनमें पानी डालना पड़ता था, आजकल शुष्क बैटरियाँ आने लग गई हैं। बैटरियों को लंबे समय तक चलाने के लिए बैटरी को लगातार प्रयोग में लाया जाए। अगर हमने काफ़ी समय तक वाहन को नहीं चलाया है तो बैटरी ना तो चार्ज हो रही है ना डिस्चार्ज हो रही है। दोनों ही स्थिति में बैटरी ख़राब हो जाती है। बैटरी के टर्मिनलों की, जहाँ पर हम दो जोड़ते हैं प्लस और माइनस, उनकी समय समय पर सफाई करी जानी चाहिए। नमस्ते बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।